सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआईबी एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डीमोनेटाइजेशन। उसके बाद हम समझेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्या इंपैक्ट हैं बिजनेस पर, इंडस्ट्रीज पर, क्या उसकी चीज़ें हैं, क्या एलपीजी है, सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। डीमोनेटाइजेशन के अंदर समझेंगे क्या मतलब होता है डीमोनेटाइजेशन का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं आज की इस क्लास में और फिनिश कर देंगे अपने चैप्टर को। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक सीक्वेंस के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं डीमोनेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। सो व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? तो देखिए डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि जो हम अपने पास पैसे रखते हैं और उन पैसों के माध्यम से हम अपना कर्ज चुकाते हैं, उन पैसों के माध्यम से हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो कोई चीज़ बेचते हैं। सरकार एकदम से ये कह दे कि जिन पैसों के माध्यम से आप अपनी ओवरऑल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, अब वो पैसे वैलिडिटी के अंदर नहीं है, वो इनवैलिड हैं, तो अब वो लीगल टेंडर मनी के अंदर काउंट नहीं होते। लीगल टेंडर मनी एक शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आप काम कर रहे हो, जिस पैसे से कर रहे हो और उससे आपके सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो लीगल टेंडर मनी कहलाता है। और गवर्नमेंट ये कहते कि अब उससे काम नहीं होगा तो वो लीगल टेंडर मनी नहीं रहता। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 नवंबर 2016 को अपनाया था 500 के और 1000 के नोटों के लिए, और इसने 86% ऑफ मनी वापस ले लिया था बैंक से। तो जितना भी गवर्नमेंट आरबीआई इशू करती है, पैसे नोट इशू करती है, वो पूरा 86% वापस आ गया था इसकी वजह से, डीमोनेटाइजेशन की कॉन्सेप्ट की वजह से। ये क्यों करते हैं अभी समझेंगे, पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए डीमोनेटाइजेशन रेफर टू द विथड्रॉ ऑफ स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन। जिस करेंसी का आप यूज कर रहे हो तो उस करेंसी का अब लीगल टेंडर मनी का जो पद है अब वो हट जाना, तो वही डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन नवंबर 8, 2016। This announcement to largest demonetization notes 500 and 1000 rupees lost their status of legal tender money. This lead to 86% of the money in circulation invalid. So basically यहाँ बताया गया कि 86% मनी जो हमारी सर्कुलेशन में चल रही थी वो एकदम से क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। अभी गवर्नमेंट क्यों परफॉर्म करती है, इसके थोड़े फीचर्स की तरफ देख लेते हैं। तो देखो फीचर्स हमारे पास आता है पहला टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। इसका मतलब ये है कि हम ये देखने के लिए करते हैं कि कितना पैसा लोगों के हाथ में है और कितना पैसा बैंकों के अंदर है। दूसरी बात टैक्स एवेजन कंट्रोल, हम यहाँ देखने के लिए काम करते हैं कि कितना हमारे पास लीगली टैक्स आ रहा है और कितना लोग हमसे टैक्स बचा रहे हैं। तीसरी बात चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि अब हमारा भरोसा जो है वो किस पे बढ़ेगा, बैंक्स पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो पैसे हमारे पास हैं उनको हमें बदलवाने जाना पड़ेगा बैंकों के अंदर अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो। और यहीं पर अगर हमारे सारे पैसे बैंक के अंदर ही रखें तो जब कभी भी हमें नीड होगी उनको निकालने की तो वो हमें नई करेंसी ही मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों का फेथ बदला, यहाँ फेथ बदला, यानी कि अब हम अपने पास पैसे ना रखने की बजाय बैंकों के अंदर रखना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर आता है हमारे पास क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी, और साथ ही साथ इसका क्या होता है, हमारे इकोनॉमी के अंदर लेस कैश क्रिएट होता है, यानी कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं होता, डिजिटली पैसे होते हैं। तो इसके दोनों ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी निकलते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकलते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स आप लिख सकते हो लाइक दिस टैक्स एविजन कंट्रोल, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर एंड देन मेनी मोर। आप यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स लिख सकते हो कि जब ये फंक्शन परफॉर्म होता है तो हमें कुछ समय के लिए ना जो हमारी इकोनॉमी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, जो हमारे नागरिक होते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें आप खुद से बना के लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये जाना कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। अब ये बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। सो व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, की कब आई थी, किस लिए आई थी और क्यों आई थी, उन सभी चीजों को हम समझ लेते हैं फटाफट से। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जो कि 1991 के अंदर निकली थी। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि हर एक गवर्नमेंट, हर एक देश अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करता है। अब वो बदलाव इसलिए करता है ताकि उन बदलावों के माध्यम से जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर चीजें चल रही हैं वो और भी उभरें। अब जब वो उभरेंगी तो हमारी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। तो यही रास्ता हमारे भारत ने अपनाया, और भारत ने वो बदलाव किस तरीके से निकाला, 3 चीजों को मिलाकर निकाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 के अंदर हमने लीड किया था। तो देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी काम को करने से पहले आने वाले बहुत सारे जोखिम,
आने वाले बहुत सारी चीज़ें, उनको रिस्ट्रिक्शंस, उनके फॉर्म्स, उनकी सभी चीज़ें सबको रिमूव कर देना, पूरा रास्ता साफ कर दो, आप अपने काम को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज़ निकाली यहाँ से लिबरलाइजेशन में। यानी कि पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि बिजनेसमैन जो थे ना वो बहुत ही चुनिंदा थे, और जो नए बिजनेसमैन बनना चाहते थे, जो मार्केट के अंदर नए नए इनोवेटिव आइडिया लेके निकलते थे, उनको वहीं के वहीं दबा दिया जाता था। अब वो कैसे? जैसे कि अगर उसने बिजनेस करना है तो उसे कई सारी जगहों से तो वैलिडिटी लेनी पड़ेगी, कई सारी जगह से उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, कई सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, कई सारी रिस्ट्रिक्शंस पूरी करनी पड़ेंगी, देन ओवरऑल। और यहाँ तक कि जो कुछ ऑफिसर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन से कनेक्ट हुए, उन्होंने बता दिया कि भाई मार्केट के अंदर ये सब कुछ भी आने वाला है, तो बड़े बिजनेसमैन ने उसको पैसे खिला दिए ऑफिसर्स को, तो वो ओपन ही नहीं होने देता उसके बिजनेस को। तो इसी वजह से जो नया आइडिया था, यंगर वंस के जो आइडियाज थे, वो वहीं के वहीं दबते जा रहे थे। किसकी वजह से? जो हमारी पहली इकोनॉमी चल रही थी। तो ये चीज़ें नोटिस करी नेताओं ने और निकाला लिबरलाइजेशन, यानी कि आप कोई भी लीगल बिजनेस आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, इतने सारे लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक आध दो लाइसेंस से आपको काम बन जाएगा। कुछ बिजनेस को छोड़कर आप अपने देश के अंदर किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हो जो लीगल हो। अब वो कुछ बिजनेस कौन से हैं? जैसे कि हथियारों का बिजनेस, और साथ ही साथ शराब वगैरह का बिजनेस, और ट्रेन का बिजनेस। ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा कि आप लोग इनसे दूर रहें तो बेहतर है। तो बाकी सब चीज़ें हमारे हाथ में डाल दी कि आप जो चाहो व्यापार कर सकते हो। ये बात रही लिबरलाइजेशन की। अब बात कर लीजिए प्राइवेटाइजेशन की। सो व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप को कन्वर्ट करना प्राइवेटाइजेशन के अंदर दो माध्यम से। पहला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेकंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, आपके घर के अंदर आपके चाचा रहते हैं ना, तो आपके चाचा को आपने अपना मकान अपने चाचा को बेच दिया, तो वो क्या हो गई? डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, आपने पूरा अपना काम कर दिया। दूसरी चीज, आपके चाचा ने आपके मकान के अंदर अपनी मंजिल के लिए पैसे दे दिए, तो वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि दोनों माध्यम से, या तो अपनी कंपनी का कुछ पार्ट आपने इशू करके प्राइवेट को दे दिया, या फिर आप पूरे ही प्राइवेट के हो गए। तो ये जानिए, तो प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर है उनकी ओनरशिप को चेंज करना, उनकी ओनरशिप प्राइवेट हो जाना। ठीक है, तो हमने ये भी जान लिया। फिर आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अब हमने ये देखा कि हमें अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को अपने ही देश में नहीं रोकना, हमें अपने देश से और भी कई सारे देशों में कनेक्ट रहना है, ताकि लोग हमारी संस्कृति को जान पाएं, हमारे गुड्स बिक पाएं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और हम और लोगों के गुड्सों को और लोगों की देश की संस्कृति को भी पहचान पाएं। और आज आप देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर जगह जगह पे मोमोस लीजिए, चाउमीन लीजिए, तरह तरह की ऐसी वैरायटी खाने मिल रहे हैं जो कि हमारे देश की संस्कृति ही नहीं है। तो ये कैसे आया? ये ऐसे ही तो आया, ग्लोबलाइजेशन होकर ही तो आया। हमने उनकी संस्कृति को अपनाया, बट हमारी संस्कृति को उन्होंने ज़्यादा नहीं अपनाया। ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बट ये इकोनॉमिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम ये जान गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। अब देखिए कि जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव तो आया होगा, जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो इसके दो बदलाव ना दो जगह पे बहुत पड़े। पहला आता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे क्या हुआ? सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा हमारे बिजनेस पे और हमारी इंडस्ट्रीज पे। वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के समय बहुत चुनिंदा बिजनेसमैन हुआ करते थे, उंगलियों पे काउंट कर लो। बट अब यहाँ से क्या हो रहा था? लिबरलाइजेशन करने के बाद जो ऊपर के बिजनेसमैन नीचे थोड़ा करप्शन किया करते थे, अब वो खत्म हो गया सब कुछ। जितनी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती थी वो सब कुछ खत्म हो गई। अब कोई भी यंगर वंस अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर अपने काम को शुरू कर सकता है और बड़े बड़े बिजनेस को टक्कर भी दे सकता है। तो इसी वजह से यहाँ से क्या हुआ? इंक्रीज हो गया भाई कंपटीशन, यानी कि अब एक ही गुड्स एक ही मात्रा में, यानी एक ही चीज़ अब एक नहीं 10-10 लोग बना रहे हैं। अब 10 लोग जब बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें सेम तो नहीं मिलाएंगे, कोई कुछ क्वालिटी रखेगा, कोई कुछ क्वालिटी रखेगा, कोई कुछ प्राइस रखेगा, तो कोई कुछ रखेगा। तो इसी वजह से यहाँ से कंपटीशन बहुत बड़ा, और कंपटीशन से अल्टीमेटली फायदा कंज्यूमर का ही होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि मेरे गुड्स सस्ते से सस्ते हों और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हो, तब वो मार्केट के अंदर इशू हो। तो इसी वजह से यहाँ से कंपटीशन बढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब यहाँ से क्या हो गई? हमारे कस्टमर्स का जो इंटरेक्शन है, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो भी काफ़ी बढ़िया हो गया। अब कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सामान है, आप एक सामान पर बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, और वो सामान कोई और ही नहीं बनाता,
है ना। तो कंज्यूमर को आपसे लेना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसे वो कहीं मिलेगा नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल वही गुड्स अब आप ही नहीं, आगे वाले 10 दुकानदार भी बना रहे हैं, तो वो आप पे निर्भर रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप कुछ ज़्यादा महंगा दे रहे हो तो सस्ते वाले के पास भागेगा, आपकी क्वालिटी बेकार है तो बढ़िया क्वालिटी के वाले पास भागेगा। तो इसी वजह से यहाँ से हमारे कंज्यूमर का जो इंटरेक्शन था ना, उसका सेटिस्फेक्शन था, उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत चेंज हुआ। फिर आता हमारे पास रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पहले के समय में ऐसी चीज़ें थी कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, अपने मस्त कर कमा रहे हैं खा रहे हैं, तो उसमें हमें नई टेक्नोलॉजी का यूज करने का ध्यान ही नहीं था, अपना जैसा काम चल रहा चलाते रहो। अब यहाँ से कंपटीशन इंक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ी कस्टमर्स की, तो यहाँ से है ना हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू करा ताकि हमारे गुड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेस्ट दिखे। तो यहाँ से रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा, नेसेसिटी फॉर चेंजेस, बहुत ज़रूरी था चेंजेस होना, बट मैं आपको बता दूं नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। कि जितनी भी चीज़ें हमने करी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे हमारा ये नहीं है कि हम बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, अपने 5वीं तक पढ़ाई करो छोड़ो और बिजनेस करो। नहीं, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हमने ग्लोबलाइजेशन का नाता अपनाया, अब बाहर के देश हमारे देशों के अंदर प्लांट लगाएंगे, वहाँ के अपने देशों की मशीनें लेकर आएंगे, तो उन मशीनों को चलाने के लिए हमें भी तो नॉलेज होनी चाहिए। भाई अंगूठा टेक थोड़ी चला लेगा मशीन। तो इसीलिए अब हमें ज़रूरत पड़ गई मार्केट के अंदर टिकने के लिए, स्टेबिलिटी के साथ काम करने के लिए, कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड हो। तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। फिर अब देखो यहाँ तक हमारी बात हो गई सारी किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि क्या क्या चीजें थी, क्या इंपैक्ट पड़े। अब जरा देख लीजिए यहाँ पर मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे मैनेजर्स का क्या रिस्पॉन्स आया। ये तो बात रही सिर्फ बिजनेस की और इंडस्ट्रीज की, अब मैनेजर्स का क्या चेंज आया वो देखो। पहला आ जाता है ब्रांड बिल्डिंग, यानी कि अब हर एक पर्सन अपने आप का ब्रांड बनाने में लग गया। अब वो ब्रांड क्यों? क्योंकि ब्रांड एक ऐसी चीज है जो अपने आप ही गुडविल पैदा करता है कंज्यूमर के अंदर, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को लाई करवाता है उसी प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई भी बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट रखे हुए हैं, अब बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आप नाम भी नहीं जानते, और उसमें से रखा हुआ है टाटा नमक, है ना, नमक बहुत सारे हैं, एक रखा हुआ टाटा नमक। आप टाटा नमक के ब्रांड को जानते हो, भैया ये है तो बेस्ट है, तो इसी वजह से आप उसकी क्वालिटी को, उसके लेबल्स को, उसकी पैकिंग को देखे बिना ही उस ब्रांड के नेम से उसको परचेज कर लोगे। तो ये होती है ब्रांड बिल्डिंग, जिस पर हमारे मैनेजर्स ने फोकस करना शुरू किया। दूसरा, कस्टमर फोकस, यानी कि अब हमने कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को देखना शुरू करा, उसका अट्रैक्शन देखना शुरू करा, उसका एटीट्यूड, उसका फीडबैक के माध्यम से अपना काम शुरू करा हमने। क्योंकि कस्टमर जो हमारा कंज्यूमर होता है वो एक तरह से अगर हमारे से अटैच रहेगा, किसी भी बिजनेस में ले लो, चाहे बिजनेस में ले लो, चाहे प्रोफेशनल बिजनेस में ले लो, चाहे किसी भी चीज़ में, जब वो अटैच रहेगा तो आपकी गुडविल खुद ब खुद इंक्रीज होगी। दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट करवा लो, सबसे बेस्ट जो वे होता है ना एडवर्टीजमेंट का, वो आपका कस्टमर होता है। क्योंकि अगर आपने उसको बेस्ट क्वालिटी पर प्रोवाइड करवा दी, बेस्ट सर्विस दे दी, तो वो आपकी अच्छाई 10 जगह का जाके करेगा। तो इसी वजह से तो यहाँ पे कस्टमर फोकस। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्प्रीज, यानी कि अब हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, यानी कि अब पहले क्या कर रहे थे, कंपनी एक ही चीज कर रही थी, यानी कि एक ही कंपनी सब चीज़ कर रही थी। भैया वही कंपनी इंजन बना रही है, वही कंपनी बॉडी बना रही है, वही कंपनी टायर बना रही है, सब कुछ एक कंपनी कर रही है। बट अब हमने क्या करा कि भैया हमारे जो कार है ना, जैसे मान लो मर्सिडीज है, हमारी कार को स्पीड के लिए बहुत जाना जाता है, तो क्यों ना हम अपना फोकस सिर्फ इंजन बनाने पे करें, बाकी सारी चीज़ों का हम बाहर ठेका दे दें। तो इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत हुआ, यानी कि अब अलग अलग कामों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाने लगा। तो यहाँ से हमारी ये लीड हुई चीज़ें। फिर जॉइंट वेंचर, यानी कि बहुत सारी कंपनीज ने आपस में हाथ मिलाया। जैसे कि मैं आपको बताऊं हीरो होंडा, तो हीरो होंडा जो है वो क्या है, पहले दोनों एक ही कंपनियां हुआ करती थी। होंडा जो थी वो कार बनाती थी, हीरो जो थी वो बाइक बनाया करती थी, बट कुछ समय बाद ये दोनों अलग अलग हो गई। तो जो ये दोनों एक कंपनियां थी ना, इसको ही जॉइंट वेंचर बोलते हैं, यानी कि दो कंपनियों का आपस में मिलना। ठीक है। फिर आता है हमारे पास शार्पली इंप्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। फिर आता है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि हमने यहाँ पढ़ लिया है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में हमने ओवरऑल चैप्टर को फिनिश कर दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझा सकूं, बट फिर भी किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो आपका कहीं भी, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसी दिन वो डाउट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आज की इस क्लास में हमने जाना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, क्या इंपैक्ट्स हैं उसके इंडस्ट्रीज पर, बिजनेस पर और मैनेजर्स पर। हमने जाना डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ हमने जान लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई डाउट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू।